बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज करो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल है। अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उस पर भी वो जो आपके हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो उसमें भी पहुंच जाएंगे, फिर उसको कोई और खाएगा तो उसके पास भी चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके हार्मफुल केमिकल्स का वो बढ़ता चला जाता है। इसे ही हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया है डीडीटी इन लार्ज फिश। जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं उनमें इतना डीडीटी पाया जाता है। पीपीएम इज पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसे हम नीचे से देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले जो हमारी फसल होती है उस फसल को हम बचाने के लिए, यानी जो हमारी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को बचाने के लिए हम डीडीटी डालते हैं। ठीक है, बारिश होती है या हम उसमें इरिगेशन करते हैं तो उसके बाद जो वो पानी होता है वो जाकर नदियों में, तालाबों में, उन जगह पर जाकर मिल जाता है। तो जो हमने वो केमिकल डाले उसके अंदर वो सारे के सारे पानी में चले गए। जब वो पानी में गए तो देखो उसकी इतनी मात्रा थी, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 0.5 बार 0 लिखा है, देन 3, फिर ppm, दैट्स पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसके बाद जो पानी होता है उसके अंदर एक पूरा जू प्लैंकटन होता है। जू प्लैंकटन का मतलब है कि आपके पेड़ पौधे और जानवर जितने भी होते हैं उसमें। ठीक है, वो पेड़ पौधे और जानवर कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? इस पानी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जब जू प्लैंकटन को देखा गया, उनको चेक किया गया तो उनमें 0.04 ppm डीडीटी पाया गया। देखो यहाँ कितना कम था और यहाँ लेवल कितना बढ़ गया। उसके बाद डीडीटी स्मॉल फिशेज में, कुछ जो स्मॉल फिशेज होती हैं वो जो आपका समुद्र होता है उसमें जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको खाती हैं। ठीक है, अब वो पेड़ पौधे किसने खाए? स्मॉल फिश ने खाए। तो इसमें जो डीडीटी था वो अब फिशेज में पहुंच गया और उन पे कितना हो गया? 0.5 ppm हो गया, यानी इससे और ज्यादा बढ़ गया। अब ये जो स्मॉल फिशेज होती हैं इन्हें लार्ज फिशेज खाती हैं और उनमें जो डीडीटी की मात्रा होती है वो 2 ppm हो जाती है। तो अब देखो कितना कम था शुरू में इनिशियली और बाद में बढ़कर कितना 2 ppm हो गया। तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जो भी आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी मात्रा का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऐसे पूछा नहीं जाता है बट पता नहीं चलता है। अगर आपने दिया है, एग्जाम्पल दिया है तो आप लिख सकते हो। ठीक, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सोचो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या हो रहा है? ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसकी मात्रा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है और ये बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए इसको हम नुकसानदेह मानते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उससे हमारा एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट होता है। ऐसे तो आपको पता ही है कि बहुत सारी तरीके से एटमॉस्फेयर अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 चीज की बात करेंगे। पहली चीज है ओजोन लेयर की, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे ओजोन लेयर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। और दूसरी चीज है वेस्ट डिस्पोजल। जितना भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये बस केवल 2 टॉपिक हमारे सिलेबस में है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज ह्यूमन की हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमें केवल ये 2 पढ़नी है यहाँ पर। अब पहली वाली है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। सबसे पहले आपको बताया कि ओजोन लेयर है क्या और वो कैसे डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर जो होती है वो ऑक्सीजन एटम होता है। ऑक्सीजन एटम एक होता है, इसके आगे अगर हम यहाँ 3 लगा दें, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको O2 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ मैंने कहा ऑक्सीजन का एक एटम लो और उसी के 3 ले लो, एक जैसे 3 ले लिए, उन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा ओजोन गैस बनेगी। ये ओजोन कहलाता है। ठीक है, ये एक डेडली पॉइजन है। ठीक है, लेकिन डेडली पॉइजन होने के बावजूद अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पर चले जाते हैं तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें
काफी कुछ प्रोटेक्शन देती है। किससे दे रही है हमें प्रोटेक्शन? ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आ रही हैं उनको अर्थ तक आने से रोकती है ये ओजोन लेयर। सपोज करो ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हमारा सन है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक शील्ड बना के रखी है ओजोन लेयर ने, ठीक है। तो ये जितनी भी सन की रेज है वो इसको आगे नहीं आने देती है, जो सन की रेज है वो इधर नहीं आ पाती, इससे रुक जाती है, ठीक है। जो ये यूवी रेज होती हैं अगर ये अर्थ तक पहुंच जाए तो ये स्किन कैंसर करती है। तो एक तरीके से ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे स्किन कैंसर को रोक रहा है, ठीक है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, तो ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसको दो पार्ट में ब्रेकअप कर देते हैं, O प्लस O दोनों अलग अलग हो जाते हैं एटम, और फिर ये एक एटम जो है वो किसी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है और ओजोन गैस बन जाती है। यहाँ तक मैंने बताया आपको कि ओजोन क्या होती है और ओजोन कैसे बनती है।